तो यहाँ पे लिखित साक्ष्य तो है लेकिन हमको इसको पढ़ना नहीं आता। पूरी पृथ्वी को 4 हिस्सों में बांटा गया है और जब 2 हिस्सों में टूटेगा तो ये थोड़ा सा नुकीला बन जाएगा। इसी समय पे मृदभांड यानी कि पोट्री बनाया जाता था। पोट्री को हम मिट्टी के बर्तन भी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस इनिशिएटिव में। कैसा लग रहा है आपको क्लासेस और किताब, ये जरूर बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन लेवल पे हमने अध्याय 1 को कंप्लीट किया है और आज से हम शुरू करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 2 को, जहां पे हम मानव की उत्पत्ति देखेंगे और किस प्रकार से मानव का विकास हुआ है। एक आदि मानव से लेके आज हम जहां एआई का इस्तेमाल करते हैं, ये कैसे डेवलपमेंट हुआ है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सबसे अर्ली हिस्ट्री माना जाता है हमारे पूरे मानव इतिहास में। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीजें हमको जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि सर पाषाण काल अगर हो तो पाषाण काल का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, या मैं यूं कहूं कि हम इसको किस तरीके से आगे बांट के पढ़ते हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहली चीजें जो हमको जाननी है वो ये जाननी है कि भारतीय इतिहास को कैसे बांटा गया है। हालांकि ये चीजें हम पहले भी देख चुके हैं, भारतीय इतिहास, और मैंने आपको बताया था कि भारतीय इतिहास को हम 3 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। कौन कौन सा है वो 3 हिस्सा? तो सबसे पहला हिस्सा है जिसको हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा हिस्सा जो है इसको हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और तीसरा हिस्से को हम ऐतिहासिक काल या इतिहास कहते हैं। ऐतिहासिक काल या इतिहास कहते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो ये हमारा हो जाता है प्री हिस्ट्री। दूसरे की बात करें तो ये हमारा है प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, और ये है हमारा हिस्ट्री। ठीक है। एक ऐसा समय काल बेटा जहां पे कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं था। एक ऐसा समय काल जहां पे हमें कोई भी लिखित साक्ष्य के एविडेंस नहीं मिलते, कोई भी लिटरेरी सोर्सेस नहीं मिलते, उसको हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। वहीं पे अगर हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो यहाँ पे लिखित साक्ष्य तो है लेकिन हमको इसको पढ़ना नहीं आता। हम अभी तक इसको डिसाइफर नहीं किए हैं। रिटन एविडेंस आर अवेलेबल बट वी आर नॉट डिसाइफर्ड येट। ठीक है, ये कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री। वहीं पे अगर हम ऐतिहासिक काल की बात करें तो देयर इज अ रिटन एविडेंस एज वेल एज वी डिसाइफर इट। लिखित साक्ष्य भी है और हम इसको पढ़ना भी जानते हैं। ये हमारा ऐतिहासिक काल कहलाता है। अब यहीं पे बोलोगे कि सर एक आध एग्जाम्पल बता दो, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे एक ही टॉपिक है मेरे बच्चे, वो है पाषाण काल, वो है स्टोन एज। यहां पे हमको एक टॉपिक पढ़ना है और वो है सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम सिंधु सारस्वत सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। वहीं पे अगर हम ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसको हम 3 अलग अलग हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हिस्सा है ये है आपका प्राचीन भारत या एंशियंट हिस्ट्री। दूसरा है मध्यकालीन भारत या मेडिवल हिस्ट्री, और तीसरा है आधुनिक भारत या मॉडर्न हिस्ट्री। तो इस प्रकार से पूरे भारतीय इतिहास का क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें पहला प्राग ऐतिहासिक काल है, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल है और तीसरा ऐतिहासिक काल है। इस प्रकार से 3 अलग अलग हिस्से पढ़ते हैं। हालांकि आप देखोगे तो कई किताबों में डायरेक्टली ये पढ़ाया जाता है, बट बेटा इससे पहले भी 2 अलग अलग लेवल के इतिहास होते हैं। इसके साथ ही एक क्रिश्चियन थॉमसन करके डेनिश पुरातात्विक हुए। उन्होंने मानव के द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार के आधार पर, यह पॉइंट याद रखिएगा कि मानव के द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार के आधार पर भारतीय इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा है। किसने बांटा है? तो ये आप याद रखिएगा, क्रिश्चियन थॉमसन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछता है कि क्रिश्चियन थॉमसन कौन थे। तो क्रिश्चियन थॉमसन जो है वो डेनिश पुरातात्विक थे, डेनिश के थे। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, क्या थे? पुरातात्विक विक्रेता थे। ठीक है, इनको 3 युग प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। ये भी पॉइंट पूछता है कि 3 युग प्रणाली के जनक कौन है। 3 युग प्रणाली
के जनक के रूप में जाना जाता है, फादर ऑफ 3 एज सिस्टम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि सर कौन कौन सा 3 युग है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहला जो युग है इसको हम पाषाण युग या पाषाण काल कहते हैं। दूसरा है हमारे पास कांस्य युग। कांस्य युग, कांस्य का मतलब होता है बेटा ब्रॉन्ज यूज, ब्रॉन्ज एज। और तीसरी हमारे पास जो समय है इसको हम लौह युग कहते हैं, लौह काल कहते हैं, यानी कि आयरन एज। एक चीज बता दूं मैं आपको कि पत्थर का इस्तेमाल हमने सबसे पहले किया, पत्थर के बाद हम कांस्य पे चले गए। कांस्य का मतलब होता है कि जब हम टीन को कॉपर के साथ मिला देते हैं, जब हम टीन को तांबे के साथ मिला देते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, कांस्य कहते हैं। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो उसको कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है, और यही कारण है कि क्रिश्चियन थॉमसन ने इनको अलग अलग काल कहा है। वहीं पे जब भारत में हम 1000 बीसी में जाएंगे, जब 1000 बीसीई में जाएंगे तो यहां पे उत्तर प्रदेश के 2 जगह है, एक जखेरा, एक है जखेरा और दूसरा है अतरंजी खेरा। अतरंजी खेड़ा, ये 2 जगह से हमको लोहे के साक्ष्य मिलते हैं, और भारत में पहली दफा लोहे मिलते हैं हमको 1000 बीसीई में, और यहां से लौह युग का साक्ष्य मिलना शुरू हो जाता है, या मैं यूं कहूं कि लौह युग प्रारंभ हो जाता है। ये सारी चीजें हमारे पीपीटी में भी है, तो यहां से आप एक बार देख सकते हो कि अभी तक सर हमने क्या क्या पढ़ा। तो अभी तक सबसे पहले हम पाषाण काल की शुरुआत करने वाले थे आज के चैप्टर में, और हमने ये देखा कि इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। हालांकि इसको फर्दर 3 हिस्सों में बांटते हैं, बट इसको हम बाद में देखेंगे, अभी देखने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ इतना आपको समझना है। उसके साथ ही मैंने आपको बताया कि क्रिश्चियन थॉमसन जो है एक डेनिश पुरातात्विक थे, जिन्होंने इतिहास में 3 युग प्रणाली का स्टार्ट किया, इसीलिए इनको 3 युग प्रणाली के जनक भी कहा जाता है। इन्होंने मानव द्वारा इस्तेमाल किए गए सामग्री के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा है, पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। तो यहां तक हमने कवर कर लिया। अब चलिए थोड़ा सा हम अपने इतिहास को शुरू करते हैं। देखिए ये सारा चीजें मैंने एआई का थोड़ा सा इस्तेमाल किया है, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। प्रागैतिहासिक काल एक है, ऐतिहासिक आद्यैतिहासिक काल, जहां पे लिखित साक्ष्य तो है लेकिन अभी तक उनको पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। प्रागैतिहासिक काल कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, पूरी तरह पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है, जैसे पाषाण काल। वहीं पे ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य तो है, पढ़ा भी जा चुका है, जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। वहीं पे उपकरणों के आधार पर पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। तो यहां तक हमने कवर कर लिया। अब हम थोड़ी सी सामान्य जानकारी देखने वाले हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की क्लास, और अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये सारी चीजें हमने कवर कर ली। एक चीज याद रखिएगा कि पाषाण काल का जो प्रथम साक्ष्य है, ये एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है, वो हमको पल्लवरम मद्रास से मिला है। हुआ यूं कि रॉबर्ट ब्रूस फुट करके एक इंसान हुआ करते थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 बीसीई में 1863 बीसीई में इन्होंने खोज किया, और यहां से हमको एक हष्ट कुठार की जानकारी मिली। हष्ट कुठार क्या होता है बेटा, इस तरीके से होता है एक पत्थर, हम उसको हाथ में ऐसे पकड़ते हैं, हाथ का इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके से हम उपयोग करते हैं। क्योंकि हम हाथ का इस्तेमाल किए हैं और पत्थर है, इसलिए इसको हम हस्त कुठार या हैंड एक्सेस कहते हैं। तो ये पहली बार पहला साक्ष्य हमको कहां से मिला है, पल्लवरम मद्रास तमिलनाडु से मिला है। ये पॉइंट याद रखिएगा। रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में क्वेश्चन पूछता है, कौन थे, तो ये ब्रिटिश पुरातत्वविद थे, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये पॉइंट याद रखिएगा। इनको पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल का जनक भी कहा जाता है। ये है आपके रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिनको प्रागैतिहासिक काल का जनक माना गया है, जनक कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ी सी मानव की उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई है। मानव की उत्पत्ति अगर जानना है तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, जो कि ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। इसको कहते हैं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। होता क्या है एक्चुअल में, आप देखते होंगे कि हमारे बीच डायनासोर हुआ करता था।
आज डायनासोर नहीं है। हमारे बीच कई स्पीसीज हुआ करती थी, कई जीव हुआ करते थे, आज वो पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे आपको जीवित रहना है तो आपको अपने जीवित रहने की टेंडेंसी को बनाना पड़ेगा और डेवलप करना पड़ेगा। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहना क्या चाहते हो? आइए समझते हैं। जब आप पैदा हुए होंगे, लगभग आप सब, मेरे को लगता है 21वीं सदी के होंगे, है ना, लगभग 2000 के आसपास आप सबका जन्म हुआ होगा। उस समय पे एक फोन आया करता था, नोकिया। और नोकिया ऐसा फोन था कि हम बात तो कर ही सकते हैं, साथ में अपने दुश्मन को चला के मार दें तो सर तो फूट ही जाता था, ठीक है। लेकिन आज क्या नोकिया है क्या? आपने नोकिया का नाम आई थिंक भूल गया होगा। क्यों? क्योंकि नोकिया ने अपने सिस्टम में डेवलपमेंट नहीं किया। सिस्टम में अगर डेवलपमेंट नहीं होगी, आप अगर समय के साथ बदलोगे नहीं, तो आप जीवित नहीं रहोगे। और यही है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, जो कि चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया है अपनी किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। इसमें कहा गया कि अगर आप समय के साथ बदलते नहीं हो, प्रकृति के नेचर के हिसाब से बदलाव नहीं करते हो, तो आप जीवित नहीं बचोगे। और ये सिद्धांत आज प्रूफ करूंगा कि किस प्रकार से हमारी पुरानी जितनी भी प्रजाति थी वो सब धीरे धीरे लुप्त होते गए, बर्बाद होते गए। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो कि सर आप कहना क्या चाहते हो। देखिए ध्यान से समझिएगा और एक नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। अगर मैं पूरे पृथ्वी की टाइमलाइन को देखूं, आज जिस प्रकार से 2026 हो रहा है, उसी प्रकार से कभी ना कभी बेटा जीरो हुआ होगा। और पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई है? तो आज से लगभग 4600 बीसीई, आज से लगभग 4600, सॉरी बीसीई नहीं होगा, मिलियन साल पहले, मिलियन ईयर एगो, ठीक है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हो 4600 मिलियन साल पहले क्या हुआ? पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इस समय पे पृथ्वी पर जीवन नहीं था, पृथ्वी एकदम गर्म था, पृथ्वी पे रहने लायक कुछ नहीं था। धीरे धीरे बारिश होना शुरू हुआ, पृथ्वी पे बारिश होते के साथ अगर आप देखोगे तो वो ठंडा मौसम होना शुरू हो गया। और जैसे ही मौसम ठंडा होने लगा, धीरे धीरे सूक्ष्म जीव आना शुरू हो गए और इसके साथ ही जीवन यापन शुरू हुआ। और यहीं पे अगर हम बात करें, आज से लगभग 3500 मिलियन साल पहले, आज से लगभग 3500 मिलियन साल पहले अगर आप देखोगे तो पृथ्वी पर पहला जीवन उत्पन्न हुआ, पहला जीवन। हालांकि ये जीवन मनुष्य नहीं था, ये पॉइंट याद रखना है, ये जीवन मनुष्य नहीं था, ये मनुष्य के जगह पे दूसरे स्पीसीज हुआ करते थे। लेकिन जीवन तो उत्पन्न हो चुका था सर, कब? 3500 मिलियन साल पहले। अब हम देखेंगे कि मानव जीवन कैसे आया। यहां पे तो जीवन है बट मानव की जीवन नहीं है। अगर हम मानव इतिहास की बात करें तो सबसे पहले, अगर हम मानव जीवन का इतिहास अगर देखते हैं बेटा, तो सबसे पहले आता है प्राइमेट। प्राइमेट वो है जो बहुत पहले, ऐसा मान सकते हो कि स्तनधारी हुआ करते थे, स्तनधारी हुआ करते थे, जो कि अपने बच्चों को दूध पिला सकते थे, ऐसे को हम प्राइमेट कहते हैं। प्राइमेट के बाद बेसिकली यहां पे सामने आया पहले नंबर पे प्राइमेट, दूसरे नंबर पे आप देख सकते हो कि धीरे धीरे ये डेवलप होने लगे और आगे चलने के साथ इसमें डेवलपमेंट हुई, कुछ बंदर के गुण आए और इसको हम बेसिकली ऑस्ट्रोलोपेथिकस कहते हैं, ऑस्ट्रोलोपेथिकस, ऑस्ट्रोलोपेथिकस के नाम से जानते हैं। ये ऑस्ट्रोलोपेथिकस वो था जिसमें बंदर के भी गुण थे और साथ ही साथ मानव के भी गुण थे। आज आपको कहते होंगे ना कि हम बंदर के पूर्वज हैं, या बंदर हमारे पूर्वज हैं, तो बंदर जो पूर्वज है वो बेसिकली यही ऑस्ट्रोलोपेथिकस हुआ करता है। ऑस्ट्रोलोपेथिकस के बाद एक आपका बंदर वाला प्रजाति अलग हो गया और यहीं पे अगर हम देखें तो मानव वाला प्रजाति अलग हो गया, जिसको हम होमो प्रजाति कहते हैं। लग रहा होगा थोड़ा सा कि सर क्या क्या पढ़ा रहे हो, लेकिन ध्यान से सुनो तो, मानव जीवन आया कैसे, ये सारी चीजें कवर करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि होमो में कौन आया, तो सबसे पहले होमो हैबिलिस आया, सबसे पहले होमो हैबिलिस आया। होमो हैबिलिस जो है ये बिल्कुल शुरुआती मानव था जो कि 4 पैरों पर चलता था, 2 पैरों पर अभी तक नहीं आया। ये गर्दन पूरा हमारा तिरछा होता था, इस तरीके से झुक के चलते थे। और बेसिकली होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस आता है, होमो इरेक्टस आता है।
बेटा एक चीज अगर मैं बोलूंगा तो करोगे क्या? यहाँ पे एक गर्दन पे यहाँ पे टच करो, तो यहाँ पे जब आप टच करोगे तो एक आपको गोल आकार की हड्डी मिलेगी। वो गोल आकार की हड्डी ना बेटा पहले ऐसे हुआ करता था, तो इंसान ऐसे झुक के चलता था। जब वो इरेक्ट हो गया, जब वो सीधा हो गया, तो इंसान दो पैरों पे आ गया, इसी को होमो इरेक्टस कहते हैं। जब इंसान दो पैरों पे आया ना तो इसी को हम होमो इरेक्टस कहते हैं, इरेक्ट हो गया, खड़ा हो गया। उसके बाद धीरे धीरे अब उसमें दिमाग विकसित होने लगा, दिमाग विकसित होने लगा तो यही कहलाया होमो सेपियंस। क्या कहलाया? होमो सेपियंस कहलाया। क्या कहलाया बेटा? होमो सेपियंस। और आज के आधुनिक मानव की बात करोगे, आज की आधुनिक मानव की बात करोगे तो यही और डेवलप हो गया और होमो सेपियंस सेपियंस कहलाया, यानी दो बार सेपियंस। ये मत समझना कि सर गलती से लिख दिए हो क्या दो बार, नहीं बेटा दो बार ही है। इसको हम आधुनिक मानव कहते हैं। तो इस प्रकार से मेरे बच्चे मानव की डेवलपमेंट हुई, इस प्रकार से मानव की डेवलपमेंट हुई। क्या यहां तक बात आपको समझ में आ रही है? क्या यहां तक सब कुछ क्लियर चल रहा है? अगर सब कुछ क्लियर है तो एक बार मुझे बता दीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? यहां तक सब कुछ क्लियर है बेटा? क्लियर है यहां तक? आइए इसको एक बार मैं आपको पीपीटी में दिखा दूं ताकि समझ में आ जाए। दूसरी चीज, अगर मैं पूरे पृथ्वी के समय को देखूं, पूरे पृथ्वी को हम अलग अलग हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। जैसे थोड़ा सा यहां से हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान के चलो ये पूरी पृथ्वी है और ये पूरी पृथ्वी की जन्म, पूरी पृथ्वी का लाइफ टाइम है। अगर इस पूरे पृथ्वी के समय को अगर मैं मानूं ना तो इसको हम अलग अलग एज में मानते हैं। जैसे इसको चार हिस्सों में बांटा गया है। आइए थोड़ा सा पीपीटी से देख लेते हैं। सबसे पहली चीज कि अभी मैं इस पे आऊंगा। सबसे पहली चीज याद रखना बच्चे, ये पूरी पृथ्वी का समय है। पूरी पृथ्वी को चार हिस्सों में बांटा गया है। पहला हेडियन है, दूसरा आर्कियन है, तीसरा प्रोटेरोजोइक है और चौथा फेनेरोजोइक है। क्या सर हमें ये एग्जाम में पूछा जाएगा? बिल्कुल नहीं। जब पूछा नहीं जाएगा तो पढ़ा कह रहे हो? पढ़ो, क्योंकि एक चीज मुझे यहां से निकालने हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो, 2 मिनट में सारी चीज कवर करूंगा, लेकिन रटना नहीं है आपको। ये सब ज्योग्राफी का टॉपिक है, लेकिन चूंकि हम मानव की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमको देखना पड़ेगा कि मानव की उत्पत्ति हुई कब थी। बात समझ में आ रही है? तो पूरे पृथ्वी के जो समय काल है ना बेटा, जैसे हम कहते हैं ना कि एक साल में 12 महीने होते हैं, एक महीने में 30 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, वैसे ही पूरे पृथ्वी को 4 इयोन में बांटा गया है। कितने इयोन? 4 इयोन, हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक जो है उसको बेसिकली, अब एरा मत पढ़ना, एरा पढ़ोगे ज्योग्राफी में, हमको सीधे जाना है पीरियड पे। पीरियड में 4 पीरियड। कौन कौन सा पीरियड बेटा? एक आपको इधर का तो प्राइमरी है, लास्ट वाला हमको पढ़ना है क्वार्टरनरी। लास्ट वाला क्वार्टरनरी, चतुर्थांक। और चतुर्थांक को भी 2 इपोक में बांटा गया है बच्चे, होलोसीन और पेलिस्टोसीन। होलोसीन और पेलिस्टोसीन। तो सबसे पहली फेनेरोजोइक एरा, इयोन सॉरी, क्वार्टरनरी पीरियड और पेलिस्टोसीन और होलोसीन इपोक। सर मुझे ना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आप आज क्या पढ़ा रहे हो। सुना था आप अच्छा पढ़ाते हो बट नहीं बुझा रहा। कोई बात नहीं, आइए यहां पे बताता हूं। पूरी पृथ्वी की जो समय है इसको हम बांटते हैं इयोन में। इयोन के बाद होता है एरा, एरा के बाद होता है बेटा पीरियड और पीरियड के बाद होता है एपोक। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? जिस प्रकार से महीने बटे होते हैं सप्ताह में, सप्ताह बटे होते हैं दिन में, दिन बटे होते हैं घंटे में, वैसे ही पूरे पृथ्वी का अगर समय देखोगे तो वो इयोन, इयोन के बाद एरा, एरा के बाद पीरियड, पीरियड के बाद एपोक, एपोक के बाद एज। इज इट क्लियर? ओके सर मुझे ये बता दो कि कितने पीरियड हैं? 4 पीरियड हैं बेटा। 4 में से चौथा जो है वो याद रखने हैं। चौथे को कहते हैं चतुर्थांक, चौथे को कहते हैं बेटा क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी। और इसको फर्दर हम 2 इपोक में बांटते हैं। एक है होलोसीन, पहले प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन और दूसरा है मेरे बच्चा होलोसीन, दूसरा है होलोसीन। यही तो बताया था, यही तो पीपीटी में दिखाया था आपको। क्या मैं यही नहीं दिखाया था आपको? क्या यही नहीं दिखाया था कि सर क्वार्टरनरी जो है वो होलोसीन और प्लिस्टोसीन में बटा हुआ है?
सर होलोसीन और प्लेस्टोसीन में बटा हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी टाइम पीरियड देखूं, तो ये जो प्लेस्टोसीन है ना, ये जो प्लेस्टोसीन है ये लगभग 2 मिलियन साल से लेके 2 मिलियन ईयर अगो से लेके लगभग 12,000 तक चलेगा, और ये 12,000 से लेके आज तक चलेगा। आज तक हम इसको देखते हैं, आज तक होलोसीन चलता है। क्या यहां तक बात समझ में आई? क्या यहां तक क्लियर है कि सर पूरी पृथ्वी के एज को हम चार पीरियड में बांटते हैं। चौथा है चतुर्थांग, चतुर्थांग को 2 इपोक में बांटते हैं, प्लेस्टोसीन इपोक और होलोसीन इपोक। प्लेस्टोसीन 2 मिलियन से 12,000 तक चला और होलोसीन 12,000 से आज तक चला। एक चीज क्यों इसको बता रहा था, ये यहाँ पे प्रूफ होगा कि जीवन, मानव जीवन जो है वो यहीं पे स्टार्ट हुआ था। मानव जीवन यहीं पे स्टार्ट हुआ था। आई होप बच्चे यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। तो ये सारी चीजें हमने कवर कर ली, ये सारी चीजें। अब आते हैं यहाँ पे, मैंने आपको ऑस्ट्रेलोपिथेकस बता दिया, बिल्कुल बंदर दिख रहा है, एकदम दिख रहा है ना बंदर, मेरे टाइप का तो नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि मेरे टाइप का है भी नहीं, बंदर है। उसके बाद होमो हेबिलिस, थोड़ा सा इंसान टाइप का बन रहा है, झुक के चल रहा है। उसके बाद होमो इरेक्टस, खड़ा हो गया, ऐसे चलूंगा मैं, ढिचुक ढिचुक, ठीक है। उसके बाद होमो, ये थोड़ा सा मत याद रखिएगा, जर्मनी में पाया जाता है। होमो सेपियंस, मानव, और आज का मानव ये होमो सेपियंस सेपियंस। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से बटा हुआ है। ये सारी चीजें हमने कवर कर ली, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ये भी हमने देख लिया। अब थोड़ा सा देखते हैं कि इस मानव के साक्ष्य कहां से मिले हैं, इन सब मानव के साक्ष्य हमको कहां से मिला है, ये भी मैं आपको बता दिया। प्लेस्टोसीन एपोक और होलोसीन एपोक, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली। मैंने आपको ये भी बता दिया, प्राइमेट के बाद होमोनिड आता है, होमो हेबिलिस, ठीक है, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस और होमो सेपियंस सेपियंस। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। चार्ल्स डार्विन की किताब है बेटा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कि 1859 में इन्होंने दिया था, और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत इसी में दिया था। ये सारी चीजें हमने कवर कर ली। अब देखते हैं कि सबसे पहला साक्ष्य कहां से मिलता है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली आप पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की बात करोगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय उपमहाद्वीप की, कि भारतीय उपमहाद्वीप में साक्ष्य कहां मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहला साक्ष्य कहां मिलता है? आप अपनी किताब खोल के बैठोगे, ठीक है, जो किताब है आपके पास वो किताब खोल के बैठिए, और बस मैं जो लिखते जाता हूं उसको पढ़ते जाइए साथ में, ठीक है। सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो ये बेटा हिमालय पर्वत है, ये हिमालय पर्वत है, और अंतिम वाला जो चोटी है इसको हम शिवालिक पर्वत कहते हैं। जब इस प्रकार से आपका कोई पर्वत होता है तो उसके इस वाले क्षेत्र को, इसको हम कहते हैं गिरिपद। गिरी का मतलब होता है पर्वत और पद का मतलब पैर, मतलब इसके चरणों में गिरिपद। तो शिवालिक गिरिपद में एक पोटवार पठार है, पोटवार प्लेटू है, पोटवार पठार है, और यहीं से सबसे पहला साक्ष्य हमको देखने को मिलता है। शिवालिक गिरिपद पोटवार पठार से हमको सबसे पहला साक्ष्य देखने को मिलता है। यहां से हमको 2 हड्डी मिले थे, 2 कंकाल मिले थे, 2 कंकाल मिले थे। कौन कौन से कंकाल? एक को कहते हैं बेटा रमापिथेकस, एक का नाम था रमापिथेकस और दूसरे का नाम था शिवापिथेकस, शिवापिथेकस। एक चीज याद रखिए, रमापिथेकस जो है वो स्त्री का खोपड़ी था और शिवापिथेकस जो है वो पुरुष के खोपड़ी था। रमापिथेकस और शिवापिथेकस 2 नामक खोपड़ी मिला है। कहां से? सर शिवालिक के गिरिपद पोटवार पठार क्षेत्र से। ये पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है, हालांकि ये शिवालिक पूरा दिखाया गया है बट ये पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। तो ये पॉइंट आपको याद हो जाना चाहिए। होमोनिड प्रकार के जीव यहाँ पे मिले थे, हमने होमोनिड पढ़ा ना, वही सेम प्रकार के जीव यहाँ पे मिले थे। उसके बाद अगर हम भारत की बात करें, तो यहां पे नर्मदा घाटी है। क्या है बेटा? नर्मदा घाटी। एक चीज याद रखिएगा कि जब 2 पर्वत इस प्रकार से होते हैं, जब 2 पर्वत चोटियां होती है तो इसके बीच का जो क्षेत्र होता है इसको हम घाटी कहते हैं, इसको हम वैली कहा करते हैं। ये पॉइंट याद रखना है। नर्मदा घाटी या नर्मदा वैली इस वाले क्षेत्र को कहते हैं। यहां पे एक जगह है हथनौरा, और हथनौरा से हमको एक मानव की खोपड़ी मिली। यहां से भी
और इसकी खोज करने वाले कौन थे? अरुण सोनकिया। यहां क्वेश्चन पूछता है 1982 में अरुण सोनकिया ने यहां पे खोज किया और हथनौरा नामक स्थान से उनको एक खोपड़ी मिली। हालांकि इसको इन्होंने पहले अलग नाम दिया, लेकिन बाद में स्टडी की गई और इसको नर्मदा मानव या हथनौरा मानव कहा गया। हथनौरा मानव कहा गया, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो हमने नर्मदा मानव या हथनौरा मानव की भी खोज की। किसने किया? अरुण सोनकिया। महत्वपूर्ण है बेटा, क्वेश्चन पूछता है कब किया? 1982 में। हथनौरा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भारत में मानव जीवाश्म का सबसे प्राचीन साक्ष्य है और ये होमो इरेक्टस प्रजाति का मानव था। तो ये दो चीजें, सबसे पहला भारतीय उपमहाद्वीप में और दूसरा भारत में। अगर पूछ दिया कि भारत का प्रारंभिक जीव के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो आपको ये बताना है। अगर पूछा भारतीय उपमहाद्वीप, तो आपको ये बताना है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमारा साक्ष्य कब मिला? व्हाट द मीन ऑफ हमारा साक्ष्य? हमारा साक्ष्य का मतलब है कि आधुनिक मानव के साक्ष्य कहां मिले, कब मिले। आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। यह है बेटा श्रीलंका, यह है श्रीलंका। श्रीलंका में अगर देखोगे तो एक फाहयान गुफा है। फाहयान गुफा, कल हमने पढ़ा था कि जो चीनी यात्री था फाहयान, उसके ही नाम पे एक गुफा है। और फाहयान गुफा में आज से लगभग 35,000 साल पहले 35,000 साल पहले हमको आधुनिक मानव के साक्ष्य मिलते हैं। आधुनिक मानव के साक्ष्य मिलते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने चार चीजें पढ़ी कि सर अगर हम बात करें भारतीय उपमहाद्वीप की, तो हमको कहां से साक्ष्य मिलता है? पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में शिवालिक गिरिपद के पोटवार प्लेटू से हमको दो खोपड़ियां मिली थी। एक को हम रमापिथेकस कहते हैं और दूसरे को शिवापिथेकस कहते हैं। रमापिथेकस एक स्त्री की खोपड़ी थी, वहीं पे शिवापिथेकस एक पुरुष की खोपड़ी थी। उसके बाद भारत की बात करें तो 1982 में अरुण सोनकिया ने खोज किया नर्मदा के हथनौरा जगह से एक कंकाल, और उसको उन्होंने नर्मदा मानव या हथनौरा मानव कहा। उसके बाद हम आते हैं कि सर आधुनिक मानव की खोज कब हुई? तो आधुनिक मानव की खोज जो है आज से लगभग 35,000 साल पहले श्रीलंका के फाहियान गुफा से खोज हुई, जिसको हम होमो सेपियंस सेपियंस भी कहते हैं। ये सारी चीजें आपको यहां तक कवर करनी थी, और ये हमारी जो एक पहला चैप्टर था कि मानव की उत्पत्ति कैसे होती है, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली। पहला चैप्टर मतलब इसी चैप्टर का जो पहला पोर्शन था कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कवर कर लिया। अब हमको जाना है पाषाण काल पे। चलिए पाषाण काल को शुरू करते हैं। यहां से हम एक्चुअल प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत करने वाले हैं, और प्रागैतिहासिक काल में जो पहला टॉपिक हमको पढ़ना था वो था आपका पाषाण काल। चलिए पाषाण काल को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, और यहां से बेटा क्वेश्चन बहुत ही ऊपर ऊपर आता है, ज्यादा रफ क्वेश्चन नहीं आता, तो इसको आपको पढ़ना ही है। यहां से एक भी क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो आपको यहां से कोई भी चीजें मिस नहीं होनी है। आइए शुरुआत करते हैं। हमने पहले देखा था, आप अगर थोड़े से पहले देखोगे तो हमने देखा था भारतीय इतिहास को तीन हिस्सों में बांटा गया था। एक आपका प्रागैतिहासिक काल है, दूसरा आद्य ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक काल। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, अब प्रागैतिहासिक काल पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम बेसिकली पाषाण काल पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीजें आती है यहाँ पे पाषाण काल के बारे में, पाषाण काल या स्टोन एज के बारे में। देखिए स्टोन एज की जो कहानी है वो बहुत ही लंबी है। स्टोन एज बहुत ही लंबा समय है, और ऐसा माना जाता है कि मानव जीवन का लगभग 99% समय पाषाण काल में ही गया है। और यही कारण है कि पाषाण काल को हम तीन अलग अलग हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। तीन अलग अलग हिस्सों में हम बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहला है पैलियोलिथिक एज, दूसरा है आपका मीजोलिथिक एज, और तीसरा है आपका नियोलिथिक एज। आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है, और इन सारी डेवलपमेंट को हम कैसे याद रखेंगे? तो आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, हर चीज को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही आराम से। हर एक चीज ग्रेजुअली यहाँ पे डेवलप हुआ है, कुछ भी चीज आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहला काल जो है पैलियोलिथिक है, या इसी को हम बोल सकते हो पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। वहीं पे
पैलियोलिथिक के बाद मेसोलिथिक एज आता है, जिसको हम मध्य पाषाण काल कहते हैं, और इसके बारे में बेसिकली हम समझते हैं। उसके बाद मध्य पाषाण काल के बाद हमारे पास नव पाषाण काल आता है, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। अगर समय पीरियड की बात करें तो कई किताबों में अलग अलग समय पीरियड दिया रहता है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक समय की बात करें तो मैं आपको जो भी यहाँ पे समय बता रहा हूं उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे पहली चीजें, हालांकि किताबों में आप देखते हो कि 2 मिलियन साल पहले से शुरुआत होती है, बट एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी 2 मिलियन साल कहते हैं वो अफ्रीका में हुआ था, न कि भारत में। भारत की अगर हम बात करें तो पाषाण काल की शुरुआत लगभग 6 लाख साल पहले हुआ है, और 6 लाख से ये लगभग 10,000 BCE तक चलता है। 6 लाख भारत का डेट बता रहा हूं। अगर आप अफ्रीका की बात करोगे, क्योंकि मानव जीवन की उत्पत्ति ही अफ्रीका से हुई है, तो अफ्रीका की अगर आप बात करते हो तो वहां पे 2 मिलियन साल पहले हुआ है। वहीं पे मेसोलिथिक की बात करोगे तो ये 10,000 से लेके लगभग 4,000 BCE तक चलेगा। कई किताबों में 6,000 BCE भी दिया रहता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कभी भी आपसे टाइम वाले क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। वहीं पे नव पाषाण काल की बात करें, एक चीज ध्यान रखना, पहले की किताबों में 7,000 दिया रहता था, लेकिन हाल ही में एक नई खोज हुई है, और खोज के बाद इसका जो समय है वो 9,000 हो गया है, और ये 3,000 BCE तक चलेगा। अब आप बोलोगे कि सर ये 4,000 में खत्म हुआ और ये 9,000 में शुरू कैसे हुआ? चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस पे। हालांकि पहले की अगर हम बात करें तो पाषाण काल को सिर्फ और सिर्फ पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा गया था। एक कार्लाइल करके एक इतिहासकार हुए, और 1867 में, कब की बात कर रहा हूं बेटा, 1867 में उनको विंध्य क्षेत्र से कुछ खोज हुई, और उनको लगा कि ना तो मैं इसको यहां रख सकता हूं और ना ही इसको मैं यहां रख सकता हूं। तो रखोगे कहां? ना तो आप यहां रख रहे हो ना यहां रख रहे हो। उस समय पे 1867 में कार्लाइल ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम इसको दोनों में नहीं रख सकते, और इसी समय तीसरे काल की शुरुआत हुई, तीसरे काल में बांटा गया। अब बात क्लियर हुई कि पहले सिर्फ पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल हुआ करता था, लेकिन बाद में कार्लाइल ने कहा कि नहीं, हम जो खोज हुआ है उसको इधर भी नहीं रख सकते और इधर भी नहीं रख सकते, और यही कारण है कि हमने इसकी शुरुआत की। फर्दर ये आप देखोगे तो 6 लाख से 10,000 बहुत लंबा समय हो जाता है, इसलिए इसको हम आगे और भी 3 अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। अलग 3 हिस्सों में बांट देते हैं। कौन कौन सा है सर? सबसे पहले है लोअर पैलियोलिथिक एज, लोअर पैलियोलिथिक एज। दूसरा है मिडिल पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, और तीसरा है अपर पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज। तो ये 3 अलग अलग हिस्सों में फिर से हमने बांटा है। अब इसकी टाइम पीरियड भी बता दो गुरुदेव। चलिए बताते हैं। ये 6 लाख से लेके बच्चे 1,50,000 तक चलेगा। और एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि जो मैं किताब में लिखा हूं वो कहीं पे लड़ना मत, क्योंकि कई किताब में ये डेट देता है, कई किताब में 50,000 डेट देगा, कई किताब में 1 लाख डेट देगा। क्योंकि यहाँ पे कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, हम जो भी स्टडी कर रहे हैं वो पत्थरों के इस्तेमाल के हिसाब से कर रहे हैं, तो इतिहासकार अपने हिसाब से अलग अलग इंटरप्रिटेशन देते रहते हैं। आपको जो डेट बता रहा हूं वही रट लेना। यहां चलता है 1,50,000 से लगभग 35,000 तक, और ये चलता है बेटा 35,000 से लगभग 10,000 BCE। क्या यहां तक बात समझ में आई कि सर पाषाण काल को 3 हिस्सों में बांटा गया है? सबसे पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण। फर्दर हमने पूरा पाषाण काल को 3 हिस्सों में बांटा। सर पहला है लोअर पैलियोलिथिक, इसको निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं, इसको मध्य पूरा पाषाण काल कहते हैं, और इसको उच्च पूरा पाषाण काल कहते हैं, जिसका समय 35,000 से 10,000 BCE तक है। इज इट क्लियर? एनी डाउट? यहां तक सबको क्लियर है तो बताइए, फिर हम आगे चलेंगे। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? यहां तक सब कुछ क्लियर है? चलिए तो अब हम एक एक को उठाते हैं। सबसे पहले इसको शुरू करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। पहला टॉपिक डालिए पूरा पाषाण काल, पहला टॉपिक डालिए पूरा पाषाण काल।
पूरा पाषाण काल। ठीक है, इसी को कहते हैं बेटा पैलियोलिथिक एज। और इसका समय पीरियड क्या है मेरे बच्चे? तो ये है 6 लाख से लेके 10,000 BCE तक। इसको फर्दर हमने 3 हिस्सों में बांटा है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में बांटा है। चलिए उसी को हम लेके पढ़ते हैं। पहला हिस्सा क्या हो जाएगा? निम्न पूरा पाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक एज। दूसरा क्या है? मध्य पूरा पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज। और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल या अपर पैलियोलिथिक। मैं आपको एक टेबल बना के दे रहा हूं, इस टेबल को आप लोग याद रखिएगा और इसी के माध्यम से आगे हम कवर करने वाले हैं। ये टेबल में सबसे पहली चीजें हमको देखनी है, इधर बेस लिख लीजिए कि किस आधार पे हम बात कर रहे हैं, किस बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला बेसिस होगा कि समय पीरियड क्या है। तो समय हमने पहले ही डिस्कस किया है बेटा कि इसकी जो समय है ये लगभग 6 लाख से लेके 1,50,000 1,50,000 तक चलेगा BCE तक। यहां हम बात करें तो 1,50,000 से लेके लगभग ये 35,000 तक चलेगा और ये 35,000 से लेके लगभग 10,000 तक चलेगा। अब दूसरी चीज याद रखना, मैंने आपको पहले बताया है कि हम पूरे पृथ्वी में 2 इपोक के बारे में पढ़ते हैं। पहला इपोक हमने देखा था प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन ये हम पढ़ चुके हैं। और दूसरा हमने देखा था आपका होलोसीन। सर इसकी जो टाइम पीरियड थी आपने बताया था कि 2 मिलियन साल से लेके ये लगभग 12,000 तक चला और ये 12,000 से लेके आज तक चल रहा है। कहना क्या चाह रहे हो, आइए समझते हैं। ये जो प्लीस्टोसीन है ना बेटा, इसको हम हिम युग कहते हैं, इसको हम आइस एज कहते हैं। क्यों सर? आइस एज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय पृथ्वी पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ था। पृथ्वी पूरी तरीके से बर्फों से ढका हुआ था, जीवन यापन बिल्कुल भी यहाँ पे संभव नहीं था, इसीलिए इसको हम प्लीस्टोसीन कहते हैं, इसको हम आइस एज कहते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें होलोसीन की, तो होलोसीन इसको हम गर्म युग कहते हैं, इसी को हम वार्म एज कहते हैं, वार्म एज कहते हैं। तो अब अगर हम वापस अपने टॉपिक पे आए, तो अगर हम हिम युग की बात करें, हिम युग के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो बेटा ये पूरी तरीके से पूर्णतः हिम युग है, यहां भी पूर्णतः हिम युग है और ये जो है ये हिम युग का अंतिम चरण है, हिम युग का अंतिम चरण है, अंतिम चरण। धीरे धीरे अब वातावरण यहाँ पे गर्म होना शुरू होगा। एक भी चीज रटना नहीं है, हर चीज जो बताऊंगा एक दूसरे से लिंक है। हिम युग का अंतिम चरण है, धीरे धीरे इन्वायरमेंट जो है, पर्यावरण जो है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। चलिए 2 चीजें हमने डिस्कस कर ली। यहाँ पे मानव आजीवन कैसा था, आजीविका कैसा था, लाइवलीहुड कैसा था, लाइवलीहुड कैसा था। तो बेसिकली इन लोग क्या करते थे? शिकार करते थे, है ना, हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे। गैदरिंग का मतलब होता है कंदमूल वगैरह निकालना, कंदमूल निकालते थे, शिकार करते थे और ऐसे ही चलता था। यहाँ पे भी सेम था और यहाँ पे भी सेम था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि क्वेश्चन पूछता है वो है इनके हथियार के बारे में, वो है इनके हथियार के बारे में। आइए हथियार के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलिए तो अब थोड़ा सा इनके हम हथियार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चौथा पॉइंट, ठीक है, कि हथियार कैसा इस्तेमाल करते थे। देखिए शुरुआती समय है, बिल्कुल आदि मानव है, हमको कुछ नॉलेज नहीं है, हम बिल्कुल बंदर हैं, है ना, हम बिल्कुल बंदर के समान हैं, हम कुछ भी यहाँ पे उपयोग नहीं करेंगे। जैसा मुझे मिलेगा, जो पत्थर इस्तेमाल हो जाए, जैसे मान लो ये पत्थर है मेरे पास, ये पत्थर मुझे मिला और इसी का इस्तेमाल कर दिया आपके सिर ऐसे फोड़ने में। मतलब जो पत्थर मुझे मिल रहा है मैं सिंपल उसका इस्तेमाल करूंगा, किसी भी प्रकार का हथियार नहीं बनाऊंगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि खुरदुरा, खुरदुरा बिना किसी आकृति के, बिना किसी आकृति के, आकृति व आकार के, आकार के बड़े पत्थर का इस्तेमाल, बड़े पत्थर का इस्तेमाल।
ठीक है। लेकिन बेटा अब मेरी दिमाग थोड़ी सी घुटने से बाहर आई है, अब मैं थोड़ा सा सोचना शुरू कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस पत्थर को थोड़ा सा नुकीला करूंगा। इस पत्थर को नुकीला करने के लिए मैं एक काम करता हूं, ये मान के चलो छेनी है, इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा और ये मेरा हथौड़ा है, ठीक है। इससे इसको जब मैं पुश करूंगा तो ये धीरे धीरे दो हिस्सों में टूट जाएगा, और जब दो हिस्सों में टूटेगा तो ये थोड़ा सा नुकीला बन जाएगा, और जब मैं इसको ऐसे खचाक से मारूंगा तो सीधे आपके दिल के है ना पार हो जाएगा और आप निपट जाओगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैं ये टेक्निक बताया, इसी को फलक तकनीक कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक तकनीक कहते हैं, फ्लेक टेक्नोलॉजी कहते हैं, फ्लेक टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसी को चकमक पत्थर भी कहा जाता है। तो इसका इस्तेमाल हम करें, लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा, मुझे और नुकीला बनाना पड़ेगा। तो अब इसको मैं ऐसे पकड़ूंगा और इसे दीवार में जोर से पटक दूंगा। जब मैं इसको दीवार में पटकूंगा तो इसके कई छोटे छोटे नुकीले टुकड़े हो जाएंगे, और जब उन नुकीले टुकड़ों का इस्तेमाल करेंगे तो इसी को हम कहते हैं फ्लिंट टेक्निक, फ्लिंट टेक्नोलॉजी या तकनीक, फ्लिंट तकनीक या फ्लिंट टेक्नोलॉजी। दूसरी चीज, यहां पे कौन सा आकार था? कोई आकार नहीं, यहां पे बेटा आयताकार आकार होगा। आयताकार आकार के पत्थर इस्तेमाल करेंगे, और यहां पे त्रिभुजाकार आकार के ट्रायंगुलर यहां करेंगे और यहां रेक्टेंगुलर करेंगे। यानी कि जब मैं इसको दीवार में पटक रहा हूं, जब मैं दो पत्थरों को पटक रहा हूं, तो ये त्रिभुज के आकार में शेप निकलेगा। वहीं पे अगर मैं छेनी हथौड़ी से काम कर रहा हूं तो ये आयताकार निकलेगा। यही चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब दूसरी चीज कि सर आपने यहाँ पे कौन कौन से हथियार इस्तेमाल करोगे वो तो बता दो। तो यहाँ पे हम हथियार जो इस्तेमाल करेंगे वो है हैंड एक्सेस, जो मैंने हस्त कुठार बताया था ना, हस्त कुठार, ये इस्तेमाल करेंगे। दूसरा यहाँ पे हम विदारणी इस्तेमाल करेंगे और क्लीवर इस्तेमाल करेंगे, क्लीवर और चॉपर इस्तेमाल करेंगे। तो हैंड एक्सेस महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। विदारणी, खंडक, ये तीन पत्थर आपको याद रखने हैं, खंडक, विदारणी और हैंड एक्सेस। अभी मैं पीपीटी पे दिखाऊंगा कि ये कैसे दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे हम ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही खुरचनी का इस्तेमाल करते हैं। सर ये खुरचनी क्या होता है? आप लोग अगर गांव से होगे तो आपने फावड़ा देखा होगा। फावड़ा का छोटा वर्जन होता है खुरचनी। मतलब फावड़ा इतना चौड़ा होता है, जब इसको हम छोटा रखते हैं, जब हम आप लोग आलू की खेती अगर करते होगे तो वहां पे देखते होगे जब आलू थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हम मिट्टी को उठा के उस पर रखते हैं। तो ये जो इस्तेमाल करते हैं औजार, उसी को हम खुरचनी कहते हैं। इसी को हम खुरचनी या इसी को स्क्रैपर कहते हैं। इसका भी इस्तेमाल होता था। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ भी ब्लेड इस्तेमाल होता था और साथ ही पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता था। पॉइंट का मतलब ये मान लो है ऐसे मैं चला के ऐसे झटाक से मारूंगा, सिंपल आपके दिल में जाके लगेगा। मतलब दिल की बात क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि जल्दी मरोगे ना। मतलब अलग ही सोच है भाई कि दिल की बात काहे कर रहा है ना? सर की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई क्या? नहीं भाई, ऐसा बात नहीं है। दिल में इसलिए मारते हैं क्योंकि जल्दी चोट लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यहाँ कोई आकार नहीं है, यहाँ फलक तकनीक आयताकार आकार, यहाँ फ्लिंट तकनीक त्रिभुजाकार आकार, यहाँ ब्लेड पॉइंट, यहाँ ब्लेड खुरचनी। सर ब्लेड आयताकार, ब्लेड त्रिभुजाकार, इज इट क्लियर? उसके बाद यहाँ पे हैंड एक्सेस, विदारणी और खंडक। तो ये सारी चीजें पूरा पाषाण काल के बारे में बहुत ही बेहतरीन लेवल पे मैंने पीपीटी में रखा है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल। समय भी देख लिए, 6 लाख से 1.5 लाख, 1.5 लाख से 35,000, 35,000 से 10,000। देखिए बोर्ड में मैंने पूरा पढ़ाया है, लेकिन इसको दिखाने का सिर्फ एक मतलब है कि मेहनत किया है तो दिखना चाहिए ना। नहीं, ये वाला नहीं है, इससे रिवाइज होगा आपका, ठीक है। चलिए फिर निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा, उच्च पूरा पाषाण काल। देखिए क्रोड प्रकार के तकनीक, अनियमित और खुरदुरा, हस्त कुठार, विदारणी और खंडक, ठीक है। उसके बाद फ्लेक तकनीक का इस्तेमाल होता है, आयताकार है, खुरचनी है, ठीक है। इसके अलावा ब्लेड तकनीक या इसी को फ्लिंट तकनीक भी कहते हैं, फ्लिंट पत्थर का उपयोग, ब्लेड और पॉइंट का इस्तेमाल होता है। इस युग में आधुनिक मानव का उदय हुआ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। जो आधुनिक मानव है, जो होमो सेपियंस है, उनकी उत्पत्ति जो है वो यहाँ पे हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जाननी थी। अब देखिए बेटा, जो निम्न पूरा पाषाण काल है
उसको हम दो संस्कृति में बांटते हैं। सर व्हाट इज संस्कृति, इसको समझना आपको बहुत जरूरी है कि संस्कृति होता क्या है। जब एक ही प्रकार के लोग किसी एक जगह पे रहते हैं तो उसको हम संस्कृति कहते हैं, उसको हम कल्चर कहते हैं, उसको हम सिविलाइजेशन कहते हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत बड़ा लेवल पे नहीं है, इसलिए हम इसको सिविलाइजेशन नहीं कहेंगे, लेकिन हम इनको कल्चर कहेंगे। देखिए, सिंधु नदी के पास में आपको एक सोहन नदी मिलेगा और सोहन नदी घाटी में लोग रहते थे, इसलिए इसको हम सोहन घाटी संस्कृति कहते हैं। इसको हम चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति भी कहते हैं, इसको बट्टिकास्म संस्कृति भी कहते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। इसकी खोज जो है वो प्रोफेसर डीएन वाडिया ने किया था। प्रोफेसर डीएन वाडिया जो हैं इसकी खोज किए थे और इसकी स्टडी या रिसर्च करने का काम जो है वो डी टेरा ने किया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। वहीं पे मद्रास संस्कृति को हम हैंड एक्सेस संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि यहां से हमें हस्त कुठार नामक पत्थर इस्तेमाल हुआ है और जिसकी खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट हैं, जो 1863 में किए थे। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अगर 3 स्थल हैं मुख्य, याद रखिएगा, वादमदुरै, अतिरमपक्कम और तीसरा है पल्लवरम। ये 3 चीजें याद रखिएगा कि सर पहला है पल्लवरम, दूसरा वादमदुरै और तीसरा अतिरमपक्कम, ये याद रखने हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन हर बार पूछता है, वो पूछता है इसके स्थल से कि सर कौन कौन से स्थल से ये सारे पत्थर मिले हैं। जितने भी चीजें हमने पढ़ी वो कहां से मिला है, इसके बारे में आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये टेबल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या है। सबसे पहली चीजें कि महाराष्ट्र में आपको एक बोरी जगह मिलता है, दूसरा, पाकिस्तान में आपको सोहन नदी घाटी मिलती है, जहां से हमें सबसे पुराने हस्त कुठार के साक्ष्य मिले हैं, ये पॉइंट याद रखेंगे। उसके साथ ही लोहंदा नाला कहाँ है, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में है, यहां से हमें पशु की हड्डी से बनी मूर्ति के साक्ष्य मिला है। वहीं पे राजस्थान के डिडवाना से भी हमको साक्ष्य मिले हैं और महाराष्ट्र के चिरकी निवासा से भी साक्ष्य मिले हैं। लगभग यहाँ 2000 औजारों के साक्ष्य मिले हैं। वहीं पे आंध्र प्रदेश में एक स्थल है नागार्जुनकोंडा, मध्य प्रदेश के भीमबेटका से भी साक्ष्य मिला है और तमिलनाडु के पल्लवरम से भी साक्ष्य मिला। नर्मदा घाटी में हमने देखा ही हथनौरा से हमें हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म और नर्मदा मानव, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पल्लवरम के बारे में मैंने आपको बताया था कि सर्वप्रथम हस्त कुठार की खोज हुई है और गोदावरी नदी घाटी ये भी यहाँ से मिला हुआ है। अब ये हो सकता है कि आपको याद ना हो, इसी के लिए हमने आपको मैप में याद करवाने हैं। कौन कौन से जगह हैं सर, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे सोहन घाटी है सर। कौन सा घाटी है सर, सोहन घाटी है, जो कि आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला क्या है, सोहन घाटी है। उसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बेलन घाटी मिलेगा। बेलन घाटी में कौन सा जगह, लोहंदा नाला करके जगह है। इसके साथ ही सर आगे आप आओगे तो यहाँ पे आपको भीमबेटका मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको भीमबेटका मिलेगा। साथ ही महाराष्ट्र में आओगे तो यहाँ आपको चिरकी निवासा मिलेगा। सर महाराष्ट्र में ही आपको मांडा मिलेगा, बोरी मिलेगा, ठीक है। सर नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको नागार्जुनकोंडा मिलेगा, और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको पल्लवरम मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको मस्की मिलेगा, इसके अलावा ब्रह्मगिरी मिलेगा। ये सारा महत्वपूर्ण स्थल है जो कि आपको याद होने चाहिए। ये सारे महत्वपूर्ण स्थल हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। राजस्थान में डिडवाना भी महत्वपूर्ण साइट है, ठीक है, राजस्थान में डिडवाना। तो ये सारी साइट्स हैं जहां से हमको साक्ष्य मिले हैं। अब आते हैं मध्यपाषाण काल में। तो हमने यहां तक अभी देखा, ये चीजें अगर आप थोड़ा सा डिस्कस कर लोगे तो आपके लिए सही होगा कि सर हमने ये वाला इतिहास पढ़ लिया।
ये वाला टॉपिक पढ़ लिया। अब हमको इसके बारे में पढ़ना है, मीजोलिथिक एज के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बेटा? मीजोलिथिक एज के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मीजोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इसी को हम मीजोलिथिक एज कहते हैं। और इसका टाइम पीरियड जो है ये 10,000 से लगभग 6 या 4,000 आप बोल सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे क्या है सर, सबसे पहली चीज कि ये संक्रमण काल माना जाता है। संक्रमण काल यानी ट्रांजिशन फेज। किसके किसके में ट्रांजिशन फेज? तो बेटा ये ट्रांजिट हुआ आपके पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, और दूसरा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल और पूरा पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल कहा जाता है किसको? मध्य पाषाण काल को। हुआ यूं यहाँ पे कि इसमें हिम युग जो है वो खत्म हुआ और यहां से गर्म युग शुरू हो गया। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हिम युग का समाप्ति हुआ और यहां से गर्म युग आना शुरू हो गया, गर्म युग आना शुरू हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको लगता है ना कि रटना पड़ेगा इतिहास? आइए थोड़ा सा समझते हैं। क्या आपको लगता है कि बर्फ में लोग बाहर आएंगे? आपको लगता है? यस और नो, मन में बोलो। क्या बर्फ में लोग बाहर रहेंगे? कदापि नहीं। तो बर्फ में लोग कहां रहते थे? गुफाओं में, पेड़ के अंदर। पेड़ में जैसे कोई खाल बन गया, पेड़ के अंदर रहने लगे। जब गर्म युग आना शुरू हुआ, जब गर्म युग आना शुरू हुआ, लोग बाहर आएंगे कि नहीं? लोग बाहर आके गांव में रहेंगे कि नहीं? गांव में जब आए तो जंगली जानवर भी थे कि नहीं? क्योंकि ये सब तो जंगल में रहते थे। तो यहाँ पे अब आपको सिक्योरिटी चाहिए कि नहीं? तो आप विशाल मेगा मार्ट में फॉर्म भरोगे कि नहीं? भरोगे ना। लेकिन उस समय तो विशाल मेगा मार्ट था नहीं, तो हमें सुरक्षा चाहिए था, सेफ्टी चाहिए था। और सेफ्टी के लिए पशुओं से ज्यादा कोई हमारा सेफ्टी नहीं कर सकता। और यही कारण है मेरे बच्चे कि यहाँ पे पहली दफा पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। क्या अब आपको रखना पड़ेगा कि क्यों पशुपालन यहीं पे हुआ? नहीं, पशुपालन का साक्ष्य यहाँ पे इसलिए मिलता है क्योंकि इनको सेफ्टी चाहिए थी। सबसे बड़ा सेफ्टी देने वाला कौन है? कुत्ता है। तो इसलिए कुत्ता जो है वो पहला जानवर है जो पशुपालन किया गया। कहां से इसके साक्ष्य मिलते हैं? दो जगह, एक राजस्थान और दूसरा मध्य प्रदेश। राजस्थान का एक जगह है बेटा बागौर, और मध्य प्रदेश का एक जगह है आदमगढ़। ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, महत्वपूर्ण है कि सर राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से हमको पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया कि प्रारंभिक साक्ष्य कहां से है, तो ये मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर, इन दोनों जगहों से हमको देखने को मिलता है, इन दोनों जगह से देखने को मिलता है। अब दूसरी चीज देखते हैं कि इन लोग औजार कैसा इस्तेमाल करते थे, औजार कैसा इस्तेमाल करते थे। तो बेटा एक चीज याद रखिए, अब धीरे धीरे लोग डेवलप होना शुरू हुए, आधुनिक मानव आ चुके हैं। इससे पहले ही पूरा पाषाण काल के अंतिम चरण में आधुनिक मानव की डेवलपमेंट हो चुकी है। तो जब यहाँ पे आधुनिक मानव आ गया है तो अब हम औजार को और भी ज्यादा छोटा करेंगे, इसलिए इसको माइक्रोलिथ औजार कहा गया। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे किस प्रकार के औजार का इस्तेमाल होता था, तो इसको हम माइक्रोलिथ प्रकार के औजार कहते हैं। बहुत ही सूक्ष्म होता था इसलिए इसको माइक्रोलिथ कहते हैं। बहुत सारे प्रकार इसके होते हैं, जैसे एक ल्यूनीट प्रकार है, दूसरा ट्रेपेजियम है। ये विभिन्न प्रकार के औजारों का इस्तेमाल करते थे। इसका उपयोग बेटा दो जगहों पे होता था, एक तो शिकार करने में और दूसरा चित्रकारी करने में। इन दोनों जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो ये सारी चीजें हमने मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ लिया है। आइए एक बार इसको हम पीपीटी से देख लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम यही देख रहे थे यहाँ पे। पहली चीज है कि सर माइक्रोलिथ क्रांति हुई, माइक्रोलिथ पत्थर का इस्तेमाल होने लगा, बहुत ही छोटा पत्थर का इस्तेमाल होता था। ये हिम युग का अंत था, हिम युग बेसिकली अंत हो गया था और इसका नामकरण एसी कार्लाइल साहब ने 1867 में किया था।
ये सारी चीजें हमने बोर्ड में पढ़ा है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। माइक्रोलिथ औजार का इस्तेमाल होता था जो कि बहुत ही सूक्ष्म प्रकार के होते थे। यहाँ पे बेसिकली हड्डियों से भी औजार बनाए जाते थे, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। और तीर धनुष का भी निर्माण होता था। हड्डियों से औजार बनाते थे और तीर धनुष का भी निर्माण होना शुरू हो गया था। सबसे महत्वपूर्ण काम पशुपालन का भी यहाँ पे आरंभ हुआ। ये देख रहे हो, कुत्ते को पाला गया है सबसे पहली बार, और इसकी शुरुआत जो है वो बागौर के राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से हमको साक्ष्य मिलता है, जहां पे कुत्ते को पालतू बनाया गया है। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है, ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे चले तो भीमबेटका की गुफा जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको भी आइए पढ़ लेते हैं। बेसिकली यहां से हमें शिकार करते हुए लोगों के साक्ष्य मिले हैं कि ये लोग शिकार किया करते थे, ये लोग शिकार किया करते थे इस प्रकार से। वहीं पे अगर हम देखें कि किस प्रकार से चित्र बनाया जाता था, तो इसको पेट्रोग्लिफ चित्रकला कहते हैं। सर व्हाट इज पेट्रोग्लिफ, ये मेंस का टॉपिक है, याद रखिएगा इसको अच्छे से। सबसे पहली चीज, ये आपका दीवाल है। दीवाल में मान के चलो मैं ऐसे एक मुंडी बना दूं, ये शरीर बना दूं, ये हाथ बना दूं ऐसे नाचता हुआ, और ये पैर बना दूं। जब मैं लाइन डायग्राम का इस्तेमाल करता हूं, तो इसी को कहते हैं बेटा पेट्रोग्लिफ, इसी को कहते हैं पेट्रोग्लिफ। याद रखिएगा, पहले आज के जमाने की तरह चित्रकला नहीं होती थी, पहले हम लाइन डायग्राम का इस्तेमाल करते थे। ये आप देख सकते हो, ये मुंडी है, ये शरीर है, ये पैर है, ये हाथ है, तो इस प्रकार से लाइन डायग्राम का इस्तेमाल होता था, इसी को पेट्रोग्लिफ कहा जाता है। सबसे पहले खोज करने वाले WS वाकनकर साहब हैं, और यहां से भर भर के क्वेश्चन पूछा है बहुत सारे एग्जामों में कि सबसे पहले भीमबेटका की खोज किसने की। WS वाकनकर, विष्णु वाकनकर ने किया था, जो कि 1957 या 58 में खुदाई हुई थी। बेसिकली जंगली जानवर जैसे हाथी, सुअर, हिरण और शिकार के दृश्य और दैनिक गतिविधियों के बारे में इन लोग चित्र बनाते थे। मुख्य रूप से लाल रंग, भूरा रंग, सफेद रंग और हरा रंग, इसमें भी सबसे ज्यादा लाल रंग का इस्तेमाल होता था। जो इन लोग शिकार करते थे, तो शिकार से जो रक्त निकलता था जानवर का, उस रक्त से ही लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता था, और कुछ प्राकृतिक रूप से निकालते थे। ये पॉइंट याद रखिएगा। ये महत्वपूर्ण है बेटा कि 2003 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो ये सारी चीजें मध्य पाषाण काल से रिलेटेड है, जो कि हमको पढ़ना था। ये देखो, इस प्रकार से ओरिजिनल चित्र मिला है। ये देखो, लाइन डायग्राम बनाया गया है, शिकार कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमको मिली है, ये पॉइंट याद रखिएगा। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर जो हैं, ये खोज करता है, और बेसिकली 2003 जुलाई में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में नामांकित किया गया है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने कवर कर ली। यह है पेट्रोग्लिफ, पत्थर को इस तरीके से तराश तराश के बनाया जाता था। ये देखो, बिल्कुल लाइन डायग्राम इस्तेमाल किया गया है हर जगह पे, ठीक है। इसी को पेट्रोग्लिफ कहा जाता है। ये स्थल है जहां से हमको मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन स्थल, ठीक है। कौन कौन सा है? सबसे पहले दमदमा, याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश में है। यहां से हमें 5 युग्म समाधान, युग्म का मतलब होता है डबल बरियल, डबल बरियल का मतलब है कि लैला और मजनू को एक साथ जाके दफना दिए। आपकी अगर मान लो मृत्यु हो गई है ना, आपके साले साहब अगर आपको पकड़ लेते हैं तो फिर आपको निपटा देंगे, और निपटाएंगे तो आप और आपकी गर्लफ्रेंड दोनों को एक जगह दफना देंगे, ठीक है। तो यही हुआ, इसको युग्म समाधान कहा गया। एक कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में ही चौपानी मांडो है, यहां से भी हमको साक्ष्य मिलता है। सराय नहराया, यहां से हमको सामूहिक समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। मध्य प्रदेश के भीमबेटका पेंटिंग के प्राचीनतम साक्ष्य, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, राजस्थान के बागौर पशुपालन के साक्ष्य, और राजस्थान के सांभर झील, यहाँ प्रारंभिक वृक्षारोपण के साक्ष्य मिलते हैं। ये सारा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इसी के साथ हमारा ये जो मध्य पाषाण काल है वो कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा मध्य पाषाण काल वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आइए अब इसको हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आइए अब इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं और नव पाषाण काल को पढ़ने की कोशिश करते हैं। नव पाषाण काल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और इसको अन्न क्रांति के रूप में भी देखा जाता है। क्यों अन्न क्रांति कहा जाता है? एक गार्डन चाइल्ड नामक इतिहासकार हुए बेटा,
और इन्होंने इसको नवपाषाण क्रांति या अन्न क्रांति कहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनाज की खेती होना शुरू हो गया था। मानव जो है खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया था। अभी तक हम सिर्फ संग्रहण करते थे, अब हम उत्पादन करना शुरू कर दिए, और यही कारण है कि यहाँ पे मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया। एक चीज याद रखिएगा, बहुत सारी डेटा मिसमैच होती है किताबों में। मैं आपको जो डेटा बता रहा हूं वो बिल्कुल अपडेटेड है, वो है आपके खेती से रिलेटेड। चलिए देखते हैं कि ये हमारा क्या टॉपिक शुरू होने वाला है। सबसे पहली चीज, हम मध्य पाषाण काल तक पढ़ लिए हैं। अगर आप यहाँ पे फिर से एक बार देखना चाहोगे तो हमारा जो टॉपिक है वो ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, और आज का अंतिम टॉपिक जो कि नवपाषाण काल है, इसको हम कवर करने वाले हैं। इसको हम शुरुआत करने वाले हैं, जो कि ज्यादा नहीं, 10 मिनट का और टॉपिक बचा हुआ है। आप लोग बने रहिए एकदम बढ़िया। सबसे पहली चीज है नवपाषाण काल, इसको हम नियोलिथिक एज भी कहते हैं। नियोलिथिक एज, इसकी टाइम पीरियड पहले मानी जाती थी कि 7000 से शुरू होता है, लेकिन वर्तमान में जो खोज हुई है उसके बाद इसका समय 9000 से 3000 बीसीई चला गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहले मैं आपको पुरानी डेटा बताता हूं, ताकि आप जब कोई किताब पढ़ो तो मुझे गाली ना बको, ठीक है? इसलिए मैं पुराना डेटा भी बताता हूं जो पुरानी किताबों में है, और आज की न्यू डेटा भी मैं बताऊंगा, ताकि आप एग्जाम में बना पाओ, ठीक है? एग्जामिनर अगर पूछे तो आप ये ना सोचो कि भाई साहब पढ़े तो ये थे, पूछ कहां से दिया, यहां से, ठीक है? चलो, सबसे पहली चीज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। सर एग्रीकल्चर का शुरुआत कहां हुआ? तो आप पढ़ोगे कि 7000 बीसीई में सबसे पहली जो शुरुआत हुई थी वो मेहरगढ़ पाकिस्तान में हुई थी। मेहरगढ़ पाकिस्तान में गेहूं की खेती होती थी और जौ की खेती होती थी, वीट की खेती होती थी और बार्ले की खेती होती थी। क्या समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। सर चावल की खेती के बारे में कुछ बता दो। तो आज से लगभग 6000, या यूं कहूं मैं कि आज से लगभग 6500 बीसीई में आप अगर उत्तर प्रदेश जाओगे तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है बेटा कोलडिहवा, और कोलडिहवा से हमको प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं, राइस के साक्ष्य मिले हैं। बहुत बढ़िया। तो ये दो चीजें हो गया कि सर 7000 साल पहले मेहरगढ़ से गेहूं और जौ, और 6500 साल पहले उत्तर प्रदेश के कोलडिहवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन वर्तमान डेटा आपको यह बताता है कि आज से लगभग 9000 साल पहले उत्तर प्रदेश में एक जगह है बेटा, इसको कहते हैं संत कबीर नगर। और यहाँ पे एक ये जिला है, एक्चुअल में संत कबीर नगर जिला। यहाँ पे एक जगह है, इसको कहते हैं लहुरा देव। और लहुरा देव से हमको 9000 साल पहले चावल के साक्ष्य मिले। डेटा अपडेट हो गया। अब पूछो कि अगर एग्जामिनर पूछता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में या भारत में सबसे प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो आप बताओगे यहां से। अगर पूछा सेकंड क्वेश्चन कि भारत में सबसे प्राचीनतम खेती के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो इसी को बताओगे। पहले क्या बताते थे? पहले हम मेहरगढ़ को बताते थे। मेहरगढ़ से गेहूं और जौ मिला है 7000 साल पहले। वहीं पे संत कबीर नगर जिला के लहुरा देव से हमको चावल के साक्ष्य मिले हैं 9000 साल पहले। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। हालांकि चीन भी क्लेम करता है कि हमारे यहाँ 6500 बीसीई में चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो जब हम कोलडिहवा की बात करते थे ना, तो चीन हमसे क्लेम करता था, लेकिन जैसे ही पता चला संत कबीर नगर लहुरा देव के बारे में, तब चीन क्लेम करना बंद कर दिया। तो यही चीजें हमने आपको बताई अभी कि सर लहुरा देव से हमको, अगर हम बात करें लहुरा देव की, तो हमको यहाँ से कब की साक्ष्य मिली है सर? तो ये हमें 9000 से 7000 के बीच कृषि के नवीनतम खोज, प्राचीनतम साक्ष्य चावल का मिला है। वहीं पे मेहरगढ़ से 7000 बीसीई में गेहूं के और जौ के साक्ष्य मिले हैं। इसको ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। कोलडिहवा की बात करें तो 6500 साल पहले चावल के साक्ष्य मिले हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। वहीं पे थोड़ा सा देखो, ये
इसको 7000 कर लीजिएगा या 6500 कर लीजिएगा, ये 9 गलत हो गया है। 7000 बीसी में या 6500 बीसी में चीन क्लेम करता है, और वहीं पे 6000 बीसी में मेक्सिको में मक्का की खेती होती थी। तो मक्का का अगर साक्ष्य प्राचीनतम पूछे तो मेक्सिको आपको लिखना है, ये पॉइंट याद रखेंगे। यहीं पे पहली बार आग पर नियंत्रण किया गया। वाई आई एम सेइंग कंट्रोल ऑन फायर रादर एक्सकेवेशन, या मतलब खोज की जगह पे। बेसिकली आग पहले से था बेटा, आग पहले से था, आग पर हमको नियंत्रण नहीं हो रहा था। जैसे मैगी 2 मिनट बनाना है, अगर उसको 2 घंटे चढ़ा दो तो क्या होगा, जल जाएगा। मान लो आपको मीट बनाने हैं, मीट आपको लगभग बोल सकते हो कि आधे घंटे में बनता है, अगर आप उसको 4 दिन अगर चढ़ाओगे तो जल जाएगा। यही कारण है कि हम नियंत्रण नहीं कर पाते थे। पहली बार यहाँ पे आग पर नियंत्रण किया गया, और अब हम मांस को पका के खाना शुरू कर दिए। अब हम इसको कच्चा नहीं खाते थे, और ये कारण है कि धीरे धीरे लोग ज्यादा दिन जीवित रहने लगे। क्यों? क्योंकि जब आग में पका के खाते थे तो उनको बीमारियां कम होने लगी। कच्चा मांस खाने से बीमारियां ज्यादा होती थी। तो ये कारण है आग पर नियंत्रण से फायदा हुआ। लोग अब स्थायी आवास में रहना शुरू कर दिए। हालांकि ये प्रकार की झोपड़ी बनाई जाती थी जिसको हम थैच्ड हाउस कहते हैं, थैच्ड हाउस कहते हैं। इस प्रकार की झोपड़ी बनाई जाती थी, और कच्ची ईंटों के घर मेहरगढ़ से मिले हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। मेहरगढ़ को डेवलप माना जाता था, वहां से हमको कच्ची ईंटों के घर के भी साक्ष्य मिले हैं। इसी समय पे मृदभांड यानी कि पोट्री बनाया जाता था। पोट्री को हम मिट्टी के बर्तन भी कहते हैं। चूंकि 4500 बीसीई में चाक की खोज हो गई। चाक मतलब पहिया। अगर आप कुम्हार के घर में जाओगे तो आज वो चाक में बनाता है, ऐसे घुमाता है और बेसिकली ऊपर में सेब बनते जाता है। जब इसकी खोज हुई तो पहली बार यहाँ पे मृदभांड की संख्या बढ़ने लगी, और अब इसको चित्रकारी भी करने लगे, ऊपर में चित्र भी बनाया जाने लगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। विशेष पुरातात्विक स्थल में 2 नाम याद रखना बेटा, एक बुर्ज होम और दूसरा गुफ कराल। ये दोनों जम्मू एंड कश्मीर में है, और फेमस है अपने गर्त आवास के लिए। गर्त आवास क्या होता है? तो बेसिकली जमीन के अंदर रहना गर्त आवास कहलाता है। जमीन के अंदर रहना गर्त आवास कहलाता है। यहां से हमको बुर्ज होम में कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। वहीं पे गुफ कराल में हमें मानव के साथ बकरी को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ये सारी चीजें याद रखिएगा। इसके साथ ही पिकली हल और संगनक कल्लू से राख के टीले और पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। ये सारी चीजें हम कवर करें। प्रमुख स्थल है जो कि आपको याद होने चाहिए। कौन कौन सा स्थल है बेटा? बिहार में चिरांद है, जहां से हड्डी के उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर प्रदेश के कोलडिहवा, महागढ़ा, चौपानी मांडो, यहाँ मध्य पाषाण से नव पाषाण काल तक के संक्रमण काल के साक्ष्य मिले हैं। असम के दाओजली हांडिंग, यहाँ से हमें हरे पत्थर, जेडाइड पत्थर के उपकरण मिले हैं। वहीं पे तेलंगाना की बात करें तो पय्यमपल्ली से हमें नव पाषाण संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। आंध्र प्रदेश के नागार्जुनकोंडा से सवाधान के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कर्नाटक के हल्लूर और संगनकल्लू से भी हमको राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं, और कर्नाटक के पिकली हल से भी राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं। ये सारी चीजें याद रखिएगा। यहाँ पे पय्यमपल्ली है, ये आपका हल्लूर है, यहीं पे मस्की है, ये ब्रह्मगिरी है, यहाँ पे दाउजली हेडिंग है, ये पॉइंट याद रखना है। ये बिहार में चिरांद है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ से भी हमको साक्ष्य मिला है। बुर्ज होम याद रखना है, और गुफ कराल याद रखना है। ये सारे साक्ष्य जो हैं वो नव पाषाण कालीन साक्ष्य है। और इसी के साथ हमारा पाषाण काल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। 5 मिनट में आपका और दूंगा, छोटे छोटे टॉपिक है उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। ये मैंने आपको एक तुलनात्मक विश्लेषण दिया है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके बाद हमको ताम्र पाषाण का ज्यादा नहीं 5 मिनट का टॉपिक और बचता है। बेसिकली याद रखना बेटा कि मानव द्वारा पहली जो धातु का इस्तेमाल किया गया वो तांबे का इस्तेमाल किया गया। ताम्र पाषाण का यानी तांबे के साथ साथ पत्थरों का भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये पहली धातु है जो कि इस्तेमाल किया गया। हमें बहुत सारे संस्कृति मिले हैं, जैसे आहार संस्कृति, कायथ संस्कृति, मालवा संस्कृति और जोरवे संस्कृति। आइए इन सब के थोड़े से मैप के बारे में देखते हैं।
ताम्रपाषाण काल, तांबे का पहला उपयोग, ठीक है, याद रखिएगा। ये एक ग्रामीण समुदाय हुआ करता था, रूरल कम्युनिटी हुआ करता था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के से पहले भी था, उसके साथ भी चला और उसके डिक्लाइन होने के बाद तक ये चलता रहा। ये पॉइंट आपको याद रखने। ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी ऐसी सभ्यता थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के से पहले भी था, साथ में भी था और बाद में भी चला, तो आपको इसी का नाम लेना है। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे और मृदभांड के भी अच्छा खासा साक्ष्य यहाँ से मिला है। तो ये प्रमुख स्थल है, याद रखेंगे। राजस्थान ये वाले एरिया से हमको आहार, जिसको तांबावती भी कहते हैं, इसका साक्ष्य है, गिलुंद का साक्ष्य है, बालाथल और गणेश्वर के साक्ष्य मिलते हैं। मध्य प्रदेश से कायत, एरण, महेश्वर, नौदा टोली और महाराष्ट्र से जोरवे के साथ साथ नेवासा, इनाम गांव, सोनगांव, चंदोली, दैमाबाद, इनके साक्ष्य मिलते हैं। दैमाबाद जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है, ये पॉइंट याद रखने हैं। पश्चिम बंगाल से भी हमको पूर्व वर्धमान और मेदिनीपुर जैसे साक्ष्य मिलते हैं, वहीं बिहार से चिरांद और ताराडी जैसे साक्ष्य मिलते हैं। ये जोरवे संस्कृति, आहार संस्कृति, कायत और मालवा अलग अलग संस्कृति में बांटा गया है। बस इतना आपको याद रखने हैं। अब महापाषाण काल के बारे में 2 मिनट देख लेते हैं। महा का मतलब बड़ा, पाषाण का मतलब पत्थर। दक्षिण भारत में जब किसी इंसान की मृत्यु होती थी तो उसको बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दफनाया जाता था और इसी को महापाषाण काल कहा जाता है। विशालकाय पत्थरों से निर्मित इमारतें या कब्र के बारे में दिखाया गया है, जो कि दक्षिण भारत में चलती थी, प्रचलित थी। बेसिकली अगर यहाँ पे पूछता है तो वो ये प्रमुख स्थल पूछता है। सब याद रखने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बोल्ड करके रखा है उसको याद रखिएगा। थोड़ा सा कठिन नाम है तो इसको बार बार याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। तमिलनाडु में अदिचन्नल्लूर है, तमिलनाडु में ही ओतियाम्बक्कम है, कर्नाटक में हीरे बेनकल है, केरल में मंगड़ू है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे। तेलंगाना में अल्लारी गुड्डेम और मुडुमल है, वहीं पे कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, उत्तर प्रदेश कोल्डिहवा, जम्मू एंड कश्मीर बुर्जहोम गुफकराल, झारखंड में सरायकेला और आंध्र प्रदेश सालीहुंडम। क्या क्या याद रखना है बेटा? तो ये आप याद रखिएगा, अदिचन्नल्लूर, ओटियम बक्कम याद रखिएगा, हीरे बेनेकल याद रखिएगा, मंगड़ू और अल्लारी गुड्डेम और मुडुमल याद रखेंगे और साथ ही सलीहुंडम याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में। अगर आप इतने स्थल याद रखते हो, यहाँ से 2 क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है, ये क्वेश्चन आप इजिली हैंडल कर सकते हो। तो यही है महापाषाण काल। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक लौह युग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1000 BCE में लोहे की खोज होती है और उसके बाद बेसिकली लौह युग की शुरुआत होती है। लौह युग एक आद्य ऐतिहासिक काल है जो कांस्य युद्ध के बाद आया, जिसकी विशेषता औजारों और हथियारों के लिए लोहे के व्यापक उपयोग से थी। ये पॉइंट याद रखिएगा। यहां से भी 2-3 स्थल याद रखेंगे, जैसे शिवगलाई याद रखना, मैलाडुम्पराई याद रखना और ब्रह्मगिरी याद रखना। ये 3 चीजें याद रखनी है और इससे ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन यहां से पूछता है कि सर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनक कौन हैं? तो याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक जनक कहा जाता है, जो कि 1861 में ये बनाया गया था। और बेसिकली ये वर्तमान में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। ये पॉइंट याद रखेंगे। अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में भी हमको डिस्कस करना है। और इसी के साथ आज का ये लेक्चर जो है हमारा कंप्लीट होता है। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे लेवल पे समझ में आया होगा। क्वेश्चन यहां से कम पूछते हैं, इजी पूछते हैं, तो इसलिए ये चैप्टर आपको स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा होगा सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि एक बड़ा चैप्टर है। मैं उसको लगभग 2 से 3 क्लासेस में आपको कवर कराऊंगा। याद रखिएगा, वहां से साइड से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, स्थल से क्वेश्चन पूछते हैं। हम उसको क्लास में याद करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।